घर जमाई। विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मेहनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में, सोने की चम्मच मुंह में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था। एक शौक था, वो भी घटिया शायरी करने का। उसकी हर बात शायराना ही होती थी। जैसे कि एक दिन, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा साबुन का छाग था। ठोको ताली। अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं, कोई तुमको ही ठोक देगा। शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूं जो कोई मुझे ठोक दे। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूँ। मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था हमें। अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिब की कसम। अरे जाना है तो जाओ, लेकिन पहले मेरे मम्मी पापा से मिलकर जाओ, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन विकी अकेले ही अपनी कार लेकर अपने मायके यानी कि अपने खुद के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तू अचानक, बहू कैसी है? अरे माँ, बहू तो बिल्कुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है। अरे क्या हुआ बेटा? उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है। मैं करता हूँ शायरी, उसे भाती नहीं है। मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो। तुमको काम करना चाहिए, तभी तो इज्जत मिलेगी। घर जमाई बनके सास ससुर के पैसों पर कब तक ऐश उड़ाते रहोगे? मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है, फोन पर मेरी चुगली हो रही है। अरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा। सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग, चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग। ठोको ताली। ये सुन के माँ अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है। अरे माँ, ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो? बेटा तू ना आराम कर, तेरे पिताजी भी आने वाले हैं, खाना लगा देती हूँ। विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है, तरह तरह का खाना खाता है, दोपहर तक सोता है, चाय पीता है, वीडियो गेम खेलता है, बस काम करने नहीं जाता। घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो विकी अपने नौकरों को बिठाकर शायरी सुनाता रहता। कब जाओगे बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी, क्या आप मेरे फादर नहीं? आप मुझे भगाना चाहते हैं क्या? ये मेरा घर नहीं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है। हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ, मैं घर जमाई हूँ, ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ। ठोको ताली। पिताजी और माँ सच में ताली बजा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो। अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर का फोन आया था, बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहाँ मत भेजना। अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही, करेगा भी शायरी ही।
और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की। विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है। फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है। अब सुमन, आई एम सॉरी, आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि काम भी करूँगा। तुम अपने ऑफिस में बात कर लेना, कोई भी मेहनत का काम कर लूँगा। मैं घर जमाए बन के रहूँगा लेकिन काम करूँगा और इज्जत से रहूँगा। मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है। मैं अपने कारखाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको, कल से मेरे साथ चलना वहाँ। थैंक यू ससुर जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी। है जरूर। ससुर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है, वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है। ठोको ताली। सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं। शिक्षा, जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए। और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का। सुनील, बेटा सुनील कहाँ है? अरे जरा एक गिलास पानी तो दे दो। हाँ माँ, अभी आया। क्या माँ, पानी तेरे सर के पास ही तो रखा है, क्या हो गया है? तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं, वो उठने का मन ही नहीं कर रहा था तो देखा ही नहीं। वैसे क्या कर रहा है? यहाँ बैठना मेरे पास। माँ पढ़ रहा था। वो क्या है ना, नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता, अब ऑफिस से घर आकर ही तो वक्त मिलता है। अच्छा ठीक है, पढ़ ले जा बेटा। सुनील पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब देखकर सोचता है कि शादी ही कर ले। कब तक माँ का ख्याल वो अकेले रख पाएगा? तो एक दिन, माँ ये ममता है, मैंने इससे शादी कर ली है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। घर संभालने वाली और तुम्हें संभालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। माँ अचानक से सामने बहू देखकर हैरान रह जाती है। बेटा ये क्या बात होती है? न बैंड, न बाजा, न दहेज, न शगुन, ऐसे कैसे बहू आ गई? माँ तू तो जानती है मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ तो कहाँ से इतना पैसा बचा पाता कि धूमधाम से शादी करता। वैसे भी माँ, लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे, इसलिए बस वैसे ही। माँ जी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर गए तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को ममता की बात ठीक तो लगती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटे को लेकर फुर्र ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अकेली। बेटा देख, मेरा जो कुछ भी है वो सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं। क्या सुनील? बिल्कुल माँ, लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, जैसे तू है। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है। कैसे कोई और उसके 30 साल के बेटे की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीजों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये माँ को अचानक से क्या हो गया। कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान की झांसी की रानी कैसे बन गई? माँ क्या हो गया है? सब ठीक है ना? अचानक कैसी बात कर रही हो? ममता का आज पहला दिन है, स्वागत करो उसका। आसपास की आंटियों को बुलाओ, नई दुल्हन की मुंह दिखाए करवाओ। खैर, सास होने का फर्ज निभाती है और बाद में एक सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों री बताया नहीं कि बेटे का ब्याह कर रही हो? वैसे तो सारा दिन हम ही में घुसी रहती हो। अरे मुझे भी तो अभी पता चला, यूं अचानक सर पर लेकर आ गया। कहता है बहू है माँ तुम्हारी, अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ। लो जी, ये क्या बात होगी? क्यों इतना प्यार करता है? अरे माँ का प्यार तो ज्यादा होता है। अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन तुम ही बताओ, क्या माँ की ममता किसी और की हो सकती है? ना जी ना, बेटे को समझाओ ये बात। अरे क्या समझाऊं, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है।
जो बेटा कल तक माँ माँ करता था, अचानक से बीवी बीवी का राग आलाप रहा है। देखा, उसकी बीवी ना सुंदर और जवान है। सुंदरता के आगे तो एक से एक नहीं टिके। तो तेरा बेटा किस खेत की मूली है? सास को भी समझ में आ जाता है कि बहू की सुंदरता के आगे माँ का प्यार किसी काम का नहीं। उधर बीवी, ए जी, अम्मा जी सहेलियों को छोड़ने गई थी, अभी तक आई नहीं, हम देख आए क्या? अरे रहने दो ना, आ जाएंगी। कहाँ जाएगी, उनकी आदत है, एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करके ही आती है। अच्छा ही है, खाना वाना खा कर गई होगी। छोड़ो ना, घूमेगी तो खाना पचेगा, नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी। बहू भी शांत हो जाती है। उधर सास सोचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हूँ, जब बेटा परेशान होकर ढूंढेगा तब मजा आएगा। बीवी को खुद ही पता चल जाएगा कि माँ के आगे उसकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर घर पर, ए जी, माँ जी अभी भी नहीं आई, हमको तो घबराहट हो रही है कि क्या करें, जाकर पता करे किसी के घर। अच्छा, कहाँ जाओगी ये भी बता दो। पहला दिन है तुम्हारा इस घर में और एक ही दिन में मोहल्ला छानोगी क्या? हाँ, तो आप भी तो नहीं जा रहे हैं ना, हमको फिक्र हो रही है। अरे यार, ये रोज का है अम्मा का, खाओ और सो जाओ। बस फिर क्या था। बेटा बहू खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं। उधर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वो हार कर घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स बंद है। सास को गुस्सा आता है। बहू, ममता बहू कहाँ हो? लेकिन सारे दिन की थकी बहू को ऐसी नींद आती है जैसे किसी ने भांग की गोली खिला दी हो। वो तो नहीं उठती। उठकर आ जाता है बेटा। क्या बात है अम्मा, काहे चिल्ला रही हो? अरे सो जाओ ना, सुबह की थकी है बहू, वो सो रही है। जोर से बोलोगी तो नींद खुल जाएगी उसकी। माँ को गुस्सा आ जाता है। फिलहाल तो सो जाती है, लेकिन मन ही मन ढेर सारा जहर बहू के लिए भरा होता है। सुबह बहू चाय बना रही होती है कि सास धीरे से गैस तेज कर देती है, जिससे चाय का बर्तन जल जाता है। और जैसे ही बहू चाय का बर्तन उठाती है, उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर इधर उधर भागती है कि सास थोड़ी देर में उसके हाथ में पानी डाल देती है। हाय रे बहू, क्या कर रही हो? पहली बार रसोई छुई हो क्या? सासू माँ, गलती से गैस तेज रह गई थी और बर्तन जल गया, जिससे मेरा हाथ जल गया। हाय रे, कितना गंदा दाग। छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है तेरा गला हुआ मांस देखकर। तू ना मुझे अभी साथ से खाना मत लगाना। बहू भी खुद का हाथ देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है। कुछ दिनों के बाद सास की सहेली आती है, बहू चाय बनाकर लाती है। उसके जाने के बाद सहेली कहती है, बहू की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी दीवाना हो जाए। वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है? अरे वैसा ही है, बहू के पीछे लट्टू। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बहू के चेहरे पर दिवाली के पटाखे की चक्री फेंक दी, उसका पूरा चेहरा जल गया। अब देखो ना रही सुंदरता, और ना ही अब मेरा बेटा उसे पूछता है। अरे अब तो वो उसे छोड़कर दूसरी भी देखने को बोल गया है मुझे। बहू सारी बात सुन रही होती है। आंटी, एक बात बताइए, क्या भरोसा है कि दूसरी सही आए और आपके अनुसार रहे? देखिए आंटी, मेरी सासू माँ को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार साथ में खुशी से रह रहा है। देख बहू, मेरी सहेली की बेइज्जती ना कर, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए, समझी? बहू नहीं मानती है। वो बार बार उनकी सहेली को घर से निकल जाने को कहती है। तभी सास की सहेली पास के चूल्हे से लकड़ी लाकर बहू के चेहरे पर लगा देती है। बहू जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या कर दिया? मैंने कहाँ किया, ये तो तूने किया। तू ही नहीं चाहती थी कि बहू बेटे के साथ रहे, भला मैं क्यों करूंगी? मैं तो चली, निपटो अब। बहू रो रही होती है, दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन सास उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। तभी पति आता है। क्या हो गया ममता? ये दाग कैसे लगा? तुम कैसे जली? ममता कुछ नहीं कहती, बस दर्द से करा रही होती है। पति माँ की तरफ देखता है। हो ना हो माँ, ये पक्का आपका काम है। आप ही ममता से जला करती थी ना। देखना माँ, अब पुलिस आएगी, केस बनेगा, लेकिन पहले मैं ममता को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ममता की सास से कहते हैं,
आपने तो नहीं जलाया ना बहू को? अब ममता की सास के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो घबरा कर कहती है, ना ना डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हैं, हम क्या जलाएंगे अपनी बहू को? डॉक्टर ममता के पति से पूछते हैं, देखिए, क्योंकि ये ससुराल में जली है तो मामला पुलिस का बनता है, तो आप पहले पुलिस को बुलाइए, तभी इलाज पूरा होगा। सास डर जाती है कि अब तो बच्ची जिंदगी जेल में ही रहना होगा। रहने दीजिए ना, पुलिस को क्यों बुलाना? सारी हंसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। बहू को जलाना भले ही बहुत आसान हो, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी जेल की हवा खाना। सास डर जाती है। पुलिस आती है। पास लेटी दर्द से करा रही ममता स्टेटमेंट देती है। तो क्या हुआ था, कैसे जली आप? ममता पास खड़ी सास को देखती है। बेटी बताओ, कैसे जल गई तुम? ओए, काका का किरण वाली शाहरुख, चुप, बिल्कुल चुप। सास चुप। सभी इंतजार करते हैं कि ममता क्या बोलेगी। जी, मैं खाना बना रही थी, लकड़ी उड़कर मेरे ऊपर गिर गई और मैं जल गई। सास बहू की बात सुनकर रोने लगती है। देखा माँ, कितनी समझदार है ममता। ये चाहती तो, हाँ बेटा, ये चाहती तो मैं आज जेल में होती। मुझे माफ कर दे, मैं आगे से अभी कभी ऐसा नहीं करूंगी। गांव में कुछ 100-150 लोग रहते थे। अंजलि, जो कि पास ही के जिले में रहती थी और 12वीं पास कर चुकी थी, उसके पिताजी ने बेटी को जल्दी विदा करने के लिए उसकी शादी फूलपुर गांव के मुकेश से करवा दी थी। मुकेश कभी स्कूल नहीं गया था और इस कारण वो पढ़ा लिखा नहीं था और बाकी गांव वालों की हालत भी मुकेश जैसी ही थी। मुकेश के घर में उसके माता पिता भी रहते थे। सासू माँ, मैं बाहर मंदिर तक जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी करो। और ये घूंघट क्यों हटा लिया है तुमने? क्या पता नहीं कि इस गांव में औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती? रात में अंजलि छत पर जाकर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। तभी गांव की 3-4 औरतें उसे देख लेती है और दरवाजे पर आकर उसकी सास से शिकायत करने लगती है। और क्या हुआ? अरे छत पे तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है। दिन भर फोन पे लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास से गांव के लोगों ने अंजलि की बुराई या शिकायत नहीं की हो। अब तो ये रोज की बात थी। अंजलि ये सब सुन लेती है। जब वो नीचे जाती है तो मुकेश भी वहां आ जाता है। सास कहती है, बेटा, लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की, देख लो। पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है, पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास मुकेश की नरम बात सुन के वहां से मुंह चढ़ाकर चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे नहीं नहीं अंजलि, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। माँ पिताजी को कैसा लगेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे? ये कहकर मुकेश सोने चला जाता है और अंजलि की गांव वालों द्वारा बुराई का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। लेकिन अंजलि गुस्सा ना दिखाते हुए समझदारी से काम लेती है। बारिश का मौसम चालू हो जाता है। जोरदार बारिश से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दुर्गा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव की फसल तबाह कर देता है। फसल की ये हालत देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं और बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कुछ लोग तो अंजलि को इस सब का दोषी ठहरा देते हैं।
अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से माँ दुर्गा नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आते हैं। मुकेश भी 1500 लेकर आता है। अंजलि को जब पासबुक दिखाता है तो अंजलि हैरान हो जाती है। अरे ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं, लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं। आप लोग के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है, लेकिन अंजलि उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है और सुबह होते ही मुकेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव के और लोगों को भी। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं। अरे क्या बके जा रही है ये लड़की, किस धोखे की बात कर रही है? अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए। बस ये सुनते ही सरपंच वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है और आखिर में अधिकारी सब गांव वालों के हिस्सों के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिन तक सरपंच गांव में लौटता ही नहीं। अंजलि, तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ बनाते हैं। हाँ हाँ अंजलि बेटी, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे, लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम अंजलि को ही सरपंच पद के लिए चुन ले? क्या कहते हो गांव वालों? पढ़ी लिखी सरपंच। बस पूरा गांव अंजलि के लिए ताली बजाता है और अंजलि की सास सिद्धि की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है। पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्धि के ससुराल जाते ही भाभी कहती है, अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे। हाय रे पैंट, अरे वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? जा जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। अब हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी, कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फबता था उस पर। तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा। अब वो ना मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचा पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा भी पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं ये। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्धि पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मायके पहली बार आती है। अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, ओ माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी, ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौक की मार्केट में, 150 में। ओ भाभी प्लीज, ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। ओह 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं?
भाभी, ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी अलमारी में? अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर, वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी, अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ, लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी, ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहन ली? अरे माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना करिए, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए। अरे पहले दिखा दिया होता। ये चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी, मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ, कल प्रतीक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को? यहाँ कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुँचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया, यही बहुत है जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की, लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे छी, ये कौन पहनेगा? सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है।